हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट की वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे या कोई सब्सटेंस होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हो या सॉलिड हो या गैस के मॉलिक्यूल्स हो, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो सपोज करें यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है। हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हायर टू लोअर की तरफ मूव करेंगे, तो यानी हायर से लोअर की तरफ जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो प्रोसेस खुद ब खुद ही हो जाती है। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का जस्ट अपोजिट ही होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे सपोज करें यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है किसी भी पार्टिकल की और यहाँ पे उसी पार्टिकल की हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप ऊपर की ओर जा पाएंगे। ठीक उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस दैट मूव्स मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी ये एक सेलुलर प्रोसेस है, यानी सेल में पाया जाने वाला एक प्रोसेस है जो कि मॉलिक्यूल्स को मूव करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने लास्ट वीडियो में भी इस टर्म को देखा था। ये टर्म वहाँ यूज़ होती है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है। यानी इसके अगेंस्ट मूव करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पार्टिकल्स हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे, वहाँ अब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। इस तरह के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड इज़ रैपिड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो स्लो मेथड था, लेकिन ये वाला जो मेथड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत रैपिडली ये प्रोसेस होता है। एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो एटीपी की फॉर्म में पाया जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी क्यों पाई जाती है और किसी चीज़ की फॉर्म में क्यों नहीं? क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी ही जनरेट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के थ्रू एक एनर्जी हमें हमारी बॉडी को मिलती है, वो होती है एटीपी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल सेल्स दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू बॉडी सेल्स वेयर इट प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी आफ्टर ऑक्सीडेशन। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें इस तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। उनमें जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराया जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद। यानी हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो कि रेस्पिरेशन फॉर्म में पाई जाती है। उसके दौरान जो एटीपी जनरेट हुई, इस एनर्जी की वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम थर्ड मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं जो कि था हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कवर किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। अब हम इसकी थर्ड मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। यानी इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का तो मूवमेंट होता ही है लेकिन लार्जर अमाउंट में पाया जाता है। इसमें भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, बल्क का मतलब होता है भरपूर मात्रा, ज़्यादा मात्रा में। तो इसी तरीके से जो इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये लार्जर अमाउंट में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट बल्क ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। ये दो टाइप से हो सकता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे ये एंडोसाइटोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडो और साइटोसिस। यानी एंडो जहाँ पे भी होगा वहाँ उसका मतलब होता है इनसाइड, और यहाँ साइटोसिस हम सेल से रिलेट कर रहे हैं इस वर्ड को, तो यानी इनसाइड द सेल हम बात करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का वो इनसाइड द सेल होगा, मतलब यहाँ से सराउंडिंग से कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही होगी। टेकिंग इन द एक्सटर्नल मटेरियल बाय द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यानी एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें
एक्सटर्नल मटेरियल का टेक इन होता है, मतलब जो भी एक्सटर्नल में मटेरियल प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेल के अंदर एंटर होता है। इट इज़ ऑब्जर्व ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में ही ऑब्जर्व होता है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग मीडियम। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था ये जो सेल वॉल होती है एक एडिशनल लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर की तरफ पाई जाती है, तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सराउंडिंग मीडियम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जैसे ये सेल था, इसके अंदर न्यूक्लियस था और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाहर के सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेल था, ये सेल मेम्ब्रेन और एक एडिशनल लेयर होती है इसमें सेल वॉल की। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है ना सराउंडिंग के, इसलिए ये जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड नॉट ऑब्जर्व बाय प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड इंटरनल टर्गर प्रेशर। और हाँ, प्लांट सेल में इसलिए भी नहीं होता, एक तो सेल वॉल की वजह से नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और दूसरा इंटरनल टर्गर प्रेशर, यानी कि सेल वॉल की वजह से हमने लास्ट वीडियो में रियो लीफ का एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। सेल के अंदर ही ये प्रेशर बनता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इन दोनों की वजह से प्लांट सेल के अंदर ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं पाई जाती। अब एंडोसाइटोसिस भी अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज़ फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, यानी यहाँ पे जो सेल है वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर करवाता है, मतलब कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो या कोई मिनरल्स हो उन्हें ही एंटर करने देता है। इट इज़ द इनटेक ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विच कैन नॉट अदरवाइज पास थ्रू इट। यानी ये सिर्फ जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, मतलब जो बाहर जो फ्लूइड सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में, उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए एंटर होने देता है पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी सेल के अंदर जो ईटिंग सब्सटेंस है, फूड हो गया या कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गए, उनको एनगल्फ करने के लिए फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मैटर, कोई भी सॉलिड मैटर होगा वो फेगोसाइटोसिस में आता है, जैसे कि फूड हो गए, पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस में हमारे बैक्टीरिया वायरसेस या फिर फॉरेन मैटर, कोई भी फॉरेन मैटर जो होते हैं वो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आते हैं बाय फॉर्मिंग डिटैचेबल वेसिकल्स इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। मतलब इसमें कुछ वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे इसे। तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस सेकेंड टाइप आता है बल्क ट्रांसपोर्ट का, वो होता है एक्सोसाइटोसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेटिंग द सिक्रेटरी मटीरियल्स फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग। यानी ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल से बाहर मटेरियल को सिक्रीट किया जाता है, यानी हमारी बॉडी में हमने सेल ने जो भी फूड लेना था, जो मिनरल्स लेने थे वो एनगल्फ कर लिए, वो सेल ने ले लिए, उसकी सारी एनर्जी उसने यूटिलाइज़ कर ली, जो भी एनर्जी उनसे लेनी थी। अब जो एक्सक्रीटा होगा यानी जो सिक्रीट होगा, यानी वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल सेल में बचा है यानी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो बचा हुआ है वो अब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो मतलब आउटसाइड द सेल, या फिर हम इसी को सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। It occurs in various cells to remove undigested residues of substances brought in by endocytosis। यानी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान जितने भी हमने सब्सटेंस को एनगल्फ किया था या एंटर होने दिया था, उनके जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस होती है। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेज सच एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनलाइज मेम्ब्रेन बाय द फ्यूजन ऑफ एक्सोसाइटोटिक वेसल्स विद सेल मेम्ब्रेन। यानी ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसके आसपास एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम एक्सोसाइटोटिक वेसल्स कहते हैं। ये क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल का कंटेंट प्रेजेंट था वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इन्हीं प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस।
पिनोसाइटोसिस में हमने देखा था सेल ड्रिंकिंग, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्लूइड फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होते हैं। सपोज़ करें ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा सेल वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये जो लेयर है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी ये एनवायरनमेंट वाला मटेरियल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सल्यूट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो आप पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएंगे सेल के। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेटेड मेम्ब्रेन की तरह बन जाती है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये इस तरह से अपना शेप ले लेती है और यहाँ पे जो बाहर के एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल्स होता है या मिनरल्स होते हैं उनको अपने अंदर इस तरीके से एनगल्फ कर लेती है और ये यहीं से ही एक अलग लेयर बना देगी और ये सेल के अंदर पहुँच जाता है। यानी ये जो मेम्ब्रेन थी ये अलग हो गई और यहाँ से ये वाली मेम्ब्रेन कट के अलग हो जाती है। तो जितना भी मॉलिक्यूल इसको लेना होता है, एंटर करवाना होता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। और जब ये ऐसे अलग से मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है तो इसी को हम पिनोसाइटोटिक वेसिकल कहते हैं। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें स्यूडोपोडियम एक जैसे हाथ होती हैं, बाजुएं होती हैं, उस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और ये अपने खाने को, फूड हो या फिर कोई भी सॉलिड मैटर हो, उसको इस तरीके से एनगल्फ करने लगता है। इसके स्यूडोपोडियम बढ़ते जाएंगे और एक फेगोसोम फॉर्म कर लेते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस इस तरीके से होती है। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में हम WBCs का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। उसमें भी यही होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको जब कोई मिनरल्स या फिर इम्पॉर्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनगल्फ करना होता है तो वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। और फेगोसाइटोसिस का एग्जाम्पल आप अमीबा ले सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है स्यूडोपोडियम, ये सेम अमीबा में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका साइटोप्लाज्म और बाकी सारे कंटेंट प्रेजेंट है और ये आपका वेस्ट मटेरियल है जो सेल के अंदर, जो हमने एंडोसाइटोसिस के दौरान जो भी एंटर होने दिया सेल के, उसके बाद इन्होंने जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल था उसका वो उन्होंने ले लिया, वो सेल में यूज़ हो गया, ये एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज़ हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बचा, जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। यानी इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है ये है सेल सेक्रेशन, और इसके बाहर की ये जो लेयर आपको दिख रही है इसे ही हम एक्सोसाइटोटिक वेसिकल कह रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से फ्यूज़ होता है और इस तरीके से जो सेल का सिक्रीशन था बाहर वो इस तरीके से निकल जाता है। यानी जो सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल जो प्रेजेंट था वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होने के बाद बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।